जी बेटा, कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, बेसिक्स डिस्कस हो गई ऑलमोस्ट। एक्सरसाइज को आज हम डील करेंगे और इसका स्टार्ट बहुत आसान सा है, बिल्कुल बेसिक लेवल का। एफएससी इवन मैट्रिक लेवल पे भी इस तरह के सवाल आपने किए हैं। जैसे इस वक्त जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। दो मैट्रिसेस गिवन है, दोनों का ऑर्डर 3/3 है और इस पे कुछ आसान सी कैलकुलेशंस करनी है। ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी, 2a + 3b। तो क्या ख्याल है बच्चों, ये कर सकते हैं आप? हल भी हुआ है? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक, ये इजी हो रहा है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को। 2 का फर्स्ट पार्ट जो है और 2 के सेकंड पार्ट में 3 मैट्रिसेस हैं। इसको जरा ध्यान से, कोई से भी दो को पहले मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बल्कि इसका सोल्यूशन ये आपके सामने रख लेते हैं। यहाँ क्या किया है उन्होंने, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई किया। इस वक्त सेकंड और थर्ड को जब मल्टीप्लाई करना है तो हमने देखना है सेकंड वाले के कॉलम्स और थर्ड वाले की रोज बराबर होने चाहिए, वो बराबर हैं। तो ये आपको सोल्यूशन आपके पास मौजूद भी है, लेकिन आपने ये नहीं करना कि नोट्सों के ऊपर से इसको सिर्फ देखना है। आपने इसको कोशिश ये करनी, फर्स्ट टाइम ही खुद ही अटेम्प्ट करना है। नोट्स से हेल्प नहीं लेनी, सोल्यूशन नहीं देखना, और खुद से आपने इन सारे पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। किसी मैट्रिक्स पे कोई पार आ जाए, जैसे जो फोर्थ पार्ट है, मैट्रिक्स पे पार 3 लिखी हुई है, तो उसका मतलब है आपने उसे बार बार उससे मल्टीप्लाई करना है। तो पिछले स्टेप में आपने उस पे पार 2 को कैलकुलेट किया हुआ था, इसलिए उसका जवाब उसने डायरेक्ट उठा लिया है, लेकिन आपको वो स्टेप सारे करना होंगे। कोई इशू तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 के किसी पार्ट में कोई मसला लग रहा हो? कर लेंगे ना आप? थोड़ा सा फीडबैक दे दें मुझे बच्चों। जी सर। जी ठीक, सर कर लेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप्स को। कुछ रकम को जरा समझिए गौर से। कहते हैं प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और जो हमारा जवाब आएगा वो जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन वो किस शर्त पे होगा, वो जो साथ हमें कंडीशन दी गई है वो ये है कि थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कि थीटा और फाई का डिफरेंस जो है वो π/2 का ऑड मल्टीपल है। तो यहीं से बात शुरू की, वैसे ये बाद में भी लिखा जा सकता था, लेकिन चलें साथ लगते इसको उसने हल कर लिया। ये देखें, थीटा में से फाई निकलते हुए दिखाया और उसे क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को जनरली उसने लिख दिया n π/2 और साथ में बता दिया कि n इज ऑड इंटीजर। इसका एक तरीका और हो सकता था, अगर हमने यहाँ पे लफ्ज ऑड नहीं लिखना तो फिर हमें ये जो शक्ल है n की, इसे ऐसा रखना पड़ेगा कि जो हमेशा ऑड रहे, और इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप इसे 2n+1 शो करें। इस बात को समझ लीजिए, पता होना चाहिए आपको। ये लहदा बात है कि यहाँ इस क्वेश्चन में उसने इसे यूज नहीं किया। देखिए, अब जो मैंने रिजल्ट आपके सामने लिखा है ये है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब n पे कोई कंडीशन नहीं, कोई उसे लिमिटेशन नहीं लगानी पड़े कि जी कि वो ऑड रहे या इवन रहे। अब n जैसा भी नंबर हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए जहन में। अगर n की वैल्यू 0 रखी जाए तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 1 π/2 रह जाएगा ना पीछे, तो π/2 का मल्टीपल ऑड बचेगा। अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूं तो ये 3 बन जाएगा, 3 π/2 अब भी ऑड रह रहा है, π/2 का मल्टीपल। इसी तरह आप इसमें n को कोई भी वैल्यू अगर कंसीडर करते हो, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, तो ये हर हाल में π/2 का ऑड मल्टीपल रहेगा। खैर, मैंने आपको ये बात भी समझा दी। उसने सिंपली क्या किया, n ही लिख दिया और n पे शर्त लगा दी कि भाई उसको ऑड ही रखना है, कोई और नंबर नहीं देना। तो ये भी तरीका ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है, आगे चल के इसने जो शेप लेनी है, फिलहाल अब अभी देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि ये जो हम शुरू के 3-4 स्टेप्स कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के
अंदर चल के भी जहाँ पे मौका आए, जहाँ पे जरूरत आए, वहां पे भी किए जा सकते हैं। पहले ही करके रख लिए तो भी कोई इशू नहीं। थोड़ा सा बच्चे एतराज कोई कोई बच्चे करते हैं, वो ये कहते हैं सर कॉज क्यों अप्लाई किया, दोनों साइड्स पे साइन कर लेते, ये कर लेते। तो इसकी रीजन यही है कि जहां जाके इसने रिजल्ट ने अप्लाई होना है, अभी हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, आप देखिएगा तो वो वहां पे बनेगा ही कॉज थीटा माइनस फाइव। तो इसलिए हमने थीटा माइनस फाइव पे कॉज अप्लाई करके रखा, और इस साइड पे जब अप्लाई किया तो बच्चों आपको पता होगा कि पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पे कॉज का जवाब जीरो होता है। यूं कहना चाह रहा हूं, कॉज पाई बाई टू की वैल्यू भी जीरो होती है, कॉज थ्री पाई बाई टू की वैल्यू भी जीरो होती है, कॉज फाइव पाई बाई टू एंड अप टू सो ऑन, सब पे वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए ये जीरो लिखा गया है। ये बात समझ आ गई सबको? तो हमने जो जी सर। जो गिवन कंडीशन थी उसको मॉडिफाई करके यहाँ तक ले आए कि अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते वक्त कहीं पे कॉज ऑफ थीटा माइनस फाइव अगर बनेगा तो हम उसकी जगह पे जीरो लिख पाएंगे, क्योंकि ये हमारे स्टेटमेंट में जी सर। गिवन इंफॉर्मेशन थी। तो अब सिर्फ काम रह गया मल्टीप्लिकेशन करने वाला, जो मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मेन काम हमने कर लिया है। तो ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना शुरू किया जी। आप जानते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, खुद से लिख के कीजिएगा। वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी। जब मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉज ऑफ थीटा माइनस फाइव। इसी तरह इन दो टर्म्स के पास भी कॉज, यहां से कॉमन आ रहा है कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक है, कॉस थीटा साइन फाइव। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन है और साथ में साइन थीटा कॉमन है। आप जरा गौर से देखिए, थोड़ा सा टाइम देता हूं आप लोगों को। इस तरह ये जो फोर्थ टर्म है इसमें से साइन थीटा साइन फाइव कॉमन है, तो ये चीजें कॉमन निकाली गई, एक, दो, तीन, चार, यहाँ ऊपर भी नजर आ रही है, बल्कि पिछले स्टेप्स में ये भी अब आपको रखता हूँ। यहाँ आपको एक चीज कॉमन निकली नजर आ रही है, ये हिस्सा कॉमन निकाला है, ये हिस्सा कॉमन निकाला है, और ये हिस्सा कॉमन निकाला है। अब कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। यहाँ भी कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। चारों जगह पे यही शेप मिली है हमें कॉमन निकलने के बाद। तो ये क्या चीज होती है, कौन सा फंडामेंटल लॉ जो है उसे एक्सपेंड करें तो ये मिलता है कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। याद है आप लोगों को सबको, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की तरतीब क्या होती है एक्सपेंड करें तो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो उसे वापस बंद किया, तो ये हर जगह पे आपको आपके मैट्रिक्स में चारों एलिमेंट्स के साथ कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव नजर आ गया। अब आपको वो भी बात समझ आ गई होगी कि वहां हमने थीटा और फाइव के डिफरेंस पे कॉज क्यों अप्लाई किया था, इसी वजह से कि उसकी जरूरत पड़नी थी हमें। उसे पूरे मैट्रिक्स से बाहर कॉमन निकाल के उसकी वैल्यू दर्ज कर दें, या यही मैट्रिक्स के अंदर ही हर एलिमेंट की जगह पे उसकी वैल्यू दर्ज कर दें, क्योंकि वो जीरो है। तो इससे आपका पूरा मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, और आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया कि इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो नल मैट्रिक्स बन गया, जीरो मैट्रिक्स बन गया, जब आपने थीटा और फाई के डिफरेंस को पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल कंसिडर किया। जी बच्चों, ओके है? यस सर। जी सर। किसी को प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप रिपीट करना चाहते हो तो वो वाले स्टूडेंट सब बोलें। कंसा जरा अटेंडेंस देखिएगा, अभी 16 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं अभी क्लास में, देख लीजिएगा कौन कौन है। देख लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, किसी को मसला नहीं है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टर्म इन्वॉल्व होगी डायरेक्शन कोसाइंस। ये आपने
पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि उस क्वेश्चन में अप्लाई करने में आसानी आए। अगर एक लाइन जो इस फिगर में एल है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा ट्रेस करे, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जी एक्सिस के साथ गैमा, तो इन तीनों एंगल्स पे कॉस फंक्शन अप्लाई करने से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा जो शेप्स हैं, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन, और इन्हें एल, एम और एन से भी डिनोट किया जाता है। याद आया बच्चों, पढ़ा हुआ है अपने सेकेंड ईयर में, Yes, sir. चैप्टर 7 में था ना। अब अगली बात यह है कि आपने डायरेक्शन को साइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस इज यूनिटी, कि डायरेक्शन को साइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल होता है। मीन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, ये 1 के इक्वल होता है हमेशा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक और रिजल्ट ये सुन लीजिए कि अगर दो लाइंस के डायरेक्शन को साइंस आपके पास हो, जैसे अभी एक लाइन के दिखाए के बारे में बताया था आपको, अगर आपको दो लाइंस के डायरेक्शन को साइंस का पता हो और उन लाइंस में रिलेशन का भी पता हो, जैसे कि वो पैरेलल या परपेंडिकुलर, तो ये थ्योरम जो है वो उनके परपेंडिकुलर होने से रिलेटेड है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन को साइंस का लीनियर सम 0 के इक्वल होता है, इफ एंड ओनली इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। इस हिस्से पे फोकस कीजिए, इसके लिए मैंने टर्म बोली लीनियर सम। लीनियर सम किसे कहते हैं? पहला डायरेक्शन को साइन पहले के साथ प्लस दूसरा दूसरे के साथ प्लस तीसरा तीसरे के साथ इज इक्वल टू 0। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। L1 M1 N1 कौन है? L1 के डायरेक्शन को साइंस है। L2 M2 N2 कौन है? L2 के डायरेक्शन को साइंस है। और ये डबल इंप्लाइज का साइन है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई कहे कि लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि उनके ये सम 0 के इक्वल है। अगर ये सम 0 के इक्वल है इट मींस लाइंस परपेंडिकुलर। ये बहुत जरूरी चीज है बेटा जी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। डायरेक्शन को साइंस को एल एम एन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेमडा म्यू न्यू वगैरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बताइए ये जो कंडीशन नंबर 2 है खास तौर पर, ये आपको क्लियर हो गई है कि ये टू साइडेड स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ के साथ है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। सर ठीक है, तकरीबन क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही सवाल है, जैसे उसमें एक कंडीशन थी कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है उसे नल साबित करना था फॉर द गिवन कंडीशन दैट थीटा एंड फाई का जो डिफरेंस है वो पाई/2 का ऑड मल्टीपल है। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी दो मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं, उसी तरह उनका प्रोडक्ट भी 0 साबित करना है, लेकिन साथ में क्या कंडीशंस क्या है, मैं रकम दोबारा पूरी पढ़ देता हूँ। द डायरेक्शन को साइंस ऑफ टू लाइंस आर गिवन। देखिए उसने पहली लाइन के डायरेक्शन को साइंस को नेम दिए हैं λ1, λ2, λ3, और दूसरी लाइंस के डायरेक्शन को साइंस को नेम दिए हैं μ1, μ2, μ3। प्रूव दैट द प्रोडक्ट इज 0, कहता है इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 साबित कीजिए इफ एंड ओनली इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब आई डबल एफ आ गया तो ये सवाल टू साइडेड हो गया। एक बार मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 मानते हुए लाइंस को परपेंडिकुलर साबित करना पड़ेगा, एक बार लाइंस को परपेंडिकुलर मानते हुए वापस इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 के इक्वल साबित करना पड़ेगा। बात समझ आ गई बच्चों? स्टेटमेंट क्लियर हो गई है? अब काम करके दिखा देते हैं आपको, बोलिए। जी सर। ठीक है, जी सर। ठीक है, मैट्रिसेस गिवन है, थोड़ा सा इसको शेप दे लीजिए। वी आर टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू 0
डबल इम्प्लाइज लाइंस आर परपेंडिकुलर। किसी एक बात को पहले फर्ज कर लीजिए, कोई सी साइड पहले हल की जा सकती है। जैसे यहाँ पे हमने ये मान लिया कि लाइंस परपेंडिकुलर है। सपोज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमें अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो साबित करना है। अगर हमने लाइंस को परपेंडिकुलर मान लिया है, तो अभी मैंने आपको एक डायरेक्शन को साइंस वाले टॉपिक से पॉइंट नंबर 2 समझाया था कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन को साइंस का लीनियर सम जीरो के इक्वल होता है। जैसे वहां हमने लिखा था L1 L2 प्लस M1 M2, तो अब क्या बनेगा, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते वक्त अगर कहीं पे ये शेप आएगी तो हम उसकी जगह पे जीरो लिखेंगे, जिसकी मदद से हम इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल साबित कर पाएंगे। जी बच्चों, क्लियर है ना इतना? जहां मसला हो आप साथ साथ पूछेंगे ना मेरे से? जी सर। जी ठीक है। मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दीजिए मैट्रिसेस की। थोड़ा सा जगह ज्यादा इस्तेमाल होगी, ध्यान से ये सारा काम आपने करना है। फिर कुछ कॉमन निकलेगा, ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कॉमन निकलने के बाद देखिए λ1 μ1 जब आपने कॉमन लिया तो अंदर मिला है वही λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3। हर एलिमेंट के पास ये मौजूद है। उसकी जगह पे क्योंकि आपने सपोज किया हुआ है कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो आप उस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उसके जीरो लिखने से मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा शुरू होगा जिसमें हम कन्वर्सली का लफ्ज लिख लेंगे। कन्वर्सली का मतलब यही होता है कि जो बात अभी अभी हमने प्रूफ कर ली है अब हम उसे दुरुस्त मानने लग जाएंगे और जो पहले दुरुस्त मानी हुई थी उसे प्रूफ करके देंगे। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए आप मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो मान रहे हो अब, और आपको लाइंस को परपेंडिकुलर साबित करना है। देखिए मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो जब आपने माना तो वो कब जीरो आया था, इस एलिमेंट की वजह से λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 की वजह से जीरो आया था। समझ आ गई बात बच्चों? तो ये λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 इसके जीरो होने का क्या मतलब है? ये तो वो हमारी दोनों लाइंस के डायरेक्शन को साइंस है, उनका लीनियर सम जो है वो जीरो शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर। ठीक है, जी सर। जी मुश्किल तो सर। नहीं लगा? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक हो गया जी। अब बच्चों एक सवाल ऐसा है जो एग्जैक्टली आपने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। और मैं इसे अगर आप कहते हैं तो एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे मैं एक्सप्लेन करना चाह नहीं रहा। देख लीजिए आप इसको, सर किया था हमने, किया हुआ है पूरा ना? आप ही से किया था। जी सर, जी आप ही से सर। किया। जी जी, बाकी बच्चों से भी पूछ लेते हैं ना। ऐसा है कि वहां पे बेटा जी ये 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 5 था उस एक्सरसाइज का। और वहां पे लिखा हुआ था इफ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल। हमने एक्सप्लेन करना होता है कि ये इक्वालिटी का साइन क्यों होल्ड नहीं कर रहा, इसकी वजाहत देनी होती है। तो सेम वे में हल किया गया हुआ है। कोई स्टूडेंट चाहता हो कि इसे एक्सप्लेन करना चाहिए तो मुझे बता दें, मैं अभी कर देता हूँ। सर जी आप इसे बता दें एक दफा। जी बहुत अच्छे, ठीक है बेटा मैं अभी बता देता हूँ। देखिए हमें ये करना है, फर्स्ट पार्ट चले डिस्कस करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। जैसे हम जानते हैं कि ये जो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, जब ए और बी को रियल नंबर्स माना जाता है तो फिर तो हम इसे इक्वल लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ ये रिजल्ट होल्ड करता है तो अब क्यों नहीं कर रहा, ये बात हमने उसे समझानी है। असल में याद रहे कि ये जो ए और बी है ये मैट्रिसेस है, ठीक है? ऐसा कीजिए, इस हिस्से को कंसीडर कीजिए।
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का लफ्ज मत लिखिएगा, कंसीडर का लफ्ज लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो कंसीडर किया जी हमने a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आपको पता है जब किसी मैट्रिक्स पे पार आ जाए तो इसका मतलब होता है उसे उसी से मल्टीप्लाई करना। a प्लस बी पे पार 2 का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं जी। उन्होंने क्या किया, इस पूरे को पहले a के साथ जाके मल्टीप्लाई करवाया, ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। फिर इस पूरे को b के साथ जाके मल्टीप्लाई करवाया, जो ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब a से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर बन गया, b a से मल्टीप्लाई हुआ b a आ गया, a b से मल्टीप्लाई हुआ a b आ गया, b b से मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आके अब मैं जो बाकी हाइलाइट्स हैं वो मिटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ इस पे बात करता हूँ। ए बी प्लस बी ए प्लस ए बी, याद रहे बेटा मैट्रिसेस कम्यूट नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूट नहीं करते, यानी कि ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के। अब जब दो चीजें बराबर ही नहीं हो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। सिंपल सी एग्जांपल, x प्लस वाई, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2xy ऐड करके कोई एक, या 2x कह सकता हूँ इसे? नहीं कह सकते। बात समझ आ रही बेटे आपको? अब जब ए बी और बी ए बराबर ही नहीं है तो मैं ना तो इन्हें ऐड करके इनकी जगह पे 2a भी लिख सकता हूँ, और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बी ए की जगह पे ए बी लिख दूं या ए बी की जगह पे बी ए लिख दूं। अगर ऐसा करें तो यहां से इक्वल का साइन अब मजीद साथ नहीं चलेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। उसको इनइक्वालिटी में चेंज करना पड़ेगा। हमारा स्टेप पिछले स्टेप के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने डाटा गलत दर्ज कर दिया, बी ए की जगह पे ए बी लिख दिया, जबकि बी ए तो ए बी के बराबर था ही नहीं। बात फॉलो कर रहे हैं? तो जी जी सर। सर। यही एक रीजन है इस इक्वालिटी के होल्ड ना करने की, और वो क्या है, मैट्रिसेस का कम्यूट ना करना, मीन ए बी का बी ए के इक्वल ना होना। सेम रीजन सेकंड पार्ट पे अप्लाई होगा। ये इस क्वेश्चन का थीम है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके करने वाला, चेक करें जरा कितने आसान और जी सर हो मुश्किल। जाएगा। इससे आगे अभी कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको अभी हमने अलहदा से डिस्कस करना है और फिर जाके अप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन जो हैं वो अभी हम रोकेंगे 6 पे, और अब आपको मैं थोड़ा सा किसी टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये क्लियर हो गया कि आज आपने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करने हैं। ठीक है ठीक है, सर। जी सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। अब मैं इनकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए जी स्क्रीन शेयर है। यस सर शेयर है। हाँ, पीरियोडिक मैट्रिक्स लिखा नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, ये 2-3 टर्म्स हैं बेटा जी, जरा ध्यान से इनको समझ लीजिए। आसान है, सिर्फ ज़हन में रखना है, और इनमें से एमसीक्यू भी जरूर आता है। पीरियोडिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप उसकी पार लेते हो, उस मैट्रिक्स की बड़ी पार्स की तरफ मूव करते हो, मीन आपने उसका स्क्वायर बनाया, आपने उसका क्यूब बनाया, आपने उसका ए पे पार 4 तक गए, या जहां तक भी जाना पड़ा आप करते गए। अगर कोई ऐसी स्टेज आती है कि वो आप उसकी पार ले रहे हो, उसे बार बार उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन मैट्रिक्स अपनी ओरिजिनल शक्ल में फिर से मिल गया, ठीक है, तो ऐसा यस सर। मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और
वो जिस पार पे जाके अपनी ओरिजिनल शक्ल में फिर से मिला है उसमें से एक नंबर निकाल दें, कम कर दें, तो ये जो नंबर है ये उसका पीरियड कहलाएगा। लेट्स से कि ए पे पार 2 पे मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया, तो उसका पीरियड क्या होगा बच्चों? सर A1। हाँ, उसका पीरियड सर A 1 खुद होगा। ही। हाँ, उस 1 कैसे? सिर्फ नंबर बोलना है, उसका पीरियड कौन ठीक है होगा? सर। वो नंबर में से एक कम कर, 2 में से 1 निकला 1। अगर कोई मैट्रिक्स ए पे पार 4 इज इक्वल टू ए दे रहा है तो उसका पीरियड क्या होगा? 3 होगा। 3। ठीक है, इसको हम एक और तरह से भी लिखते हैं, बाजुकात वो लिखी हुई शक्ल सामने आ जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। डेफिनेशन का एक तरीका तो आपके सामने मौजूद है, दूसरा क्या है? बाजुकात इसे यूं लिखा जाता है, कहते हैं ए रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए। कि अगर a पे पार k प्लस 1 पे a मिला है, अब बताइए उसका पीरियड क्या होगा? सर K। हाँ जी, अब एग्जैक्टली k होगा उसका पीरियड। ठीक है ना, अब उस नंबर में से कुछ कम नहीं करना। मीन हमने उसको शक्ल ही ऐसी दी। देखिए मैं कहता हूं जी कि कहीं पे a पे पार 4 प्लस 1 a के इक्वल आया, तो असल में मैं कहना चाह रहा हूँ a पे पार 5 a के इक्वल आया, लेकिन मैंने कैसे? लिखा कैसे है a पे पावर 4 प्लस 1। तो अब इस शेप से पीरियड कौन होगा? वो नंबर 4 होगा जो एज इट इज नजर आ रहा और है। बात तो वही है ना, a पे पावर 5 इज इक्वल टू a है, तो 5 की वजह से पीरियड 4 हो गया। लेकिन इसको जी क्लियर सर। करें अपने माइंड में, एक चीज में एक तरह की डेफिनेशन में k प्लस 1 लिखा नजर आ रहा है, एक डेफिनेशन के अंदर k माइनस 1 की इन्वॉल्वमेंट है। इसको मिक्स नहीं कर देना बेटा, इसको फिक्स करना है अपने माइंड में, अलहदा अलहदा, मिक्स नहीं करना। मैंने आपको दोनों बातें इसलिए बताई हैं, अब आप बड़ी क्लास में हैं तो डिफरेंट नोट्स पे डिफरेंट ऑथर्स के साथ थोड़ा सा रिजल्ट्स की शेप चेंज होकर सामने आती है, बात एक ही हो रही होती है, तो आपको पता हर बात का होना चाहिए। पीरियोडिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो अपनी किसी पार पे अपने आप के इक्वल आ जाए, और जिस पार पे वो अपने आप के इक्वल आया है उसमें से एक नंबर निकाल दें तो वो उसका पीरियड होगा। ये है आपके बुक में, आपके इन नोट्सों पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसके मुताबिक। ठीक हो गया? जी सर। अब अगर मैं यहां से देखूं इस डेफिनेशन को, ढूंढनी पड़ेगी पहले तो, आगे कहीं लिखेगा। जी यहाँ, जी ये देख लीजिए, वही बात जो मैं कर रहा था आपसे, वही चीज सामने आ गई। पीरियोडिक मैट्रिक्स लिखा नजर आ रहा होगा आपको। तो a square matrix A for which A raised to power k plus 1 is equal to A, where k is least positive integer is called the periodic matrix of period k। अब आपको समझ आई है ये बात, मैंने आपको वहीं पे समझा दी है ना बच्चों? जी सर। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी, तो इसलिए मैं आपको सारे आइडियाज दे रहा हूँ कि कहीं पे भी आपको बाद में कोई इशू ना रहे। चलें जी, पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया। लास्ट 6 मिनट्स है हमारे पास, ये इसकी एग्जांपल भी सॉल्व है। जैसे इस मैट्रिक्स ए पे पावर 2 बनाया, ए के इक्वल नहीं आया, ए पे पावर 3 बनाया, ए के इक्वल आ गया, तो हमने ये कहा कि ए पे पावर 3 के वो ए के इक्वल आया है, तो ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड 2 है। इससे अगली टर्म है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स एग्जैक्टली अपनी पावर 2 पे ही अपने आप के इक्वल मिल जाए, किसी बड़ी पावर पे नहीं, सिर्फ 2 पे, यूं कह लें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये भी लिखी जाती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका पीरियड 1 हो। इस बात को तवज्जो दीजिए बेटा, ये एमसीक्यू के बहुत अहम पॉइंट्स हैं। अब यहां भी इसने कैसे लिखा है, a square matrix such that a square is equal to a is called an idempotent matrix, जबकि इसके लिए ये भी वर्डिंग यूज हो सकती है, बल्कि होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स whose period is 1, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका पीरियड 1 हो। अब जाहिर सी बात है, अगर वो अपनी पावर 2 पे अपने आप के इक्वल आया है तो फिर उसका पीरियड क्या होगा? 1 ही होगा ना। बोले नहीं बच्चों आप लोग?
जी सर। जी सर। जी सर। हाँ जी, तो उसका पीरियड 1 होगा। ठीक है, जी सर। ऐसा sir. मैट्रिक्स जिसका पीरियड 1 हो उसे क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट। ठीक हो गया जी, आगे बढ़। जी जी सर। सर। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स अपनी किसी पार पे नल मैट्रिक्स बन जाए, नील से नल याद रखिएगा, मिक्स ना हो, नील से नल, ऐसा मैट्रिक्स जो अपने किसी पार पे 0 बन जाए तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। और वो जिस नंबर पे, जिस पार पे 0 आया है, वही नंबर उसका इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी या सिंपली इंडेक्स कहलाएगा। अब कुछ कम ज्यादा नहीं करना, मतलब एक मैट्रिक्स की पावर आपने 3 ली है और वो 0 बन गया तो उसका इंडेक्स कितना है? 3 ही है। If A is a square matrix and n is a least positive integer such that a raised to power n is equal to 0. अब ये क्यों लिखा है कि n is a least positive integer? फर्ज करते हैं कि एक मैट्रिक्स अपनी पावर 3 पे भी 0 हो रहा है, तो आगे चल के अपनी पावर 6 पे भी 0 दे रहा है, या किसी और बड़ी पावर पे भी 0 दे रहा है, ज्यादा नंबर्स पे ये काम हो पा रहा है, तो उनमें से जो सबसे छोटा है, जो ये रिजल्ट पूरा कर रहे हैं ए पे पावर n इज इक्वल टू 0 वाला, और उस लिस्ट में से जो सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, हम उससे इंडेक्स बोलेंगे, बाकी को इंडेक्स नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ यस पे सर। सर इसमें भी पीरियड का होगा, यहाँ पीरियड पे बताना होगा या नहीं? नहीं, यहाँ टर्म पीरियड नहीं इन्वॉल्व होगी। पीरियड वाली टर्म तब इन्वॉल्व होगी जब वो अपने आप के इक्वल आता है। यहाँ तो अपने यस आप के सर। इक्वल नहीं आना, यहाँ तो उसने 0 हो जाना है, तो ये एक अलग टर्म है। पहली दो यस टर्म्स सर की ठीक आपस है। में मैचिंग थी, पीरियोडिक वाले को एक और टैग मिला आइडेम्पोटेंट का, क्योंकि वो वही जब पीरियड 1 होगा तो वो आइडेम्पोटेंट होगा। लेकिन ये एक अलग टर्म है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, कि वो जब अपनी किसी पार पे 0 मैट्रिक्स बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए, तो वही नंबर उसका इंडेक्स कहलाएगा और वो मैट्रिक्स जो है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे बढ़िए, ठीक है सर। एक और टर्म इनवॉलेटरी। अगर कोई मैट्रिक्स अपनी पावर 2 पे आइडेंटिटी बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, एग्जैक्टली पावर 2 पे, if a square matrix A such that A square is equal to I, then A is called involuntary matrix. अब ये चीजें मिक्स नहीं होने देनी, बाय नेम याद होनी चाहिए। मैं रिपीट कर दूं, 4 चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स, किसी भी पावर पे अपने आप के इक्वल आ जाना पीरियोडिक मैट्रिक्स होना कहलाता है। उस पार में से एक नंबर कम कर दो तो वो आने वाला वैल्यू उसका पीरियड। अगर अपनी पार 2 पे ही अपने आप के इक्वल आ जाए, कोई मैट्रिक्स अपना स्क्वायर लेने पे अपने आप के इक्वल आ जाए, तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर सॉरी उसका पीरियड 1 है। इसके बाद आपको बताया नीलपोटेंट। नीलपोटेंट क्या है? कि अपनी किसी पार पे नल मैट्रिक्स बन जाए तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और वही नंबर उसका इंडेक्स है। इसको टर्म इंडेक्स बोलना है या इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, जो भी आप टर्म यूज करें। और इनवॉलेटरी क्या है? अपनी पावर 2 पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शेप ले लेना, ये इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है। ये सब के सब टर्म्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये किससे रिलेटेड है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशंस हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स पे ये कंडीशंस लगती हैं, तो ये इनको आपने याद करना है। ठीक है, यस सर। अभी तकरीबन हम लास्ट मिनट की तरफ बढ़ रहे हैं इस सेशन के, तो दोबारा से जब आप क्लिक करेंगे उसी लिंक पे, फिर से हम आएंगे। उसमें मैं आपको ये जो 4 टर्म्स पढ़ाई है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। वो आप इधर ही देख लीजिए, ये मेन हिस्सा है आज के लेक्चर का, थीम है। इसी सेशन की रिकॉर्डिंग आपको उसका लिंक भी अवेलेबल होगा, थोड़ी देर बाद आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है, इसमें से बहुत एमसीक्यूज बनती हैं, खूब इन पे ठीक है सर। मेहनत करनी है।